नमस्कार साथियों, मैं दीपेश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पथ पे। तो बच्चों, आज से अपन लोग आरंभ करने जा रहे हैं एक नए उद्देश्य के साथ, जिस पे हम अपने बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन के साथ साथ कंप्लीट नीट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, वो भी एग्जामिनेशन के पहले। और साथ ही साथ अपन बोर्ड लेवल के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बोर्ड एग्जाम से पहले डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यह चैनल केवल मुफ्त शिक्षा पर विश्वास रखता है, जहां पर हम बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको अच्छे कंटेंट, आपके बेसिक्स को क्लियर किया जाएगा, ताकि आप कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन पे बैठे तो आपको क्वेश्चन देख के तनिक भी शंका या संकोच का सामना ना करना पड़े। तो बच्चों, आज अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11 टॉपिक। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम अपन केवल इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद वीडियो बाय वीडियो अल्टरनेटली अपन इसको अच्छे से स्टडी करेंगे और इसके बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हायर कॉन्सेप्ट तक अपन इसको सीखेंगे। तो बच्चों, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिन बच्चों को जरूरत हो इस नॉलेज की, बोर्ड लेवल या फिर नीट लेवल की सब चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इस चैप्टर में वाकई में क्या है कि ये कंप्लीटली यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड है कि हमारा यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स किन किन चीजों से मिलकर बना है, ये सब चीजें इस टॉपिक में रिलेट की गई हैं। तो बच्चों, अपन इस टॉपिक पे एक मैटर टॉपिक है जिसका डिस्कस करते हैं, उस पे हम समझते हैं कि वाकई मैटर है क्या, यह ब्रह्मांड है क्या, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये सब स्टेट्स हैं क्या। तो देखिएगा, पहला टॉपिक हमारा आता है मैटर। तो बच्चों, अपना पहला टॉपिक है मैटर। तो मैटर है क्या? तो जितनी भी चीजें हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, इट मींस जो हमारा यूनिवर्स है वह कंप्लीटली मैटर से मिलके बना हुआ है। मैटर को हिंदी में बोले तो पदार्थ। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ऐसी कोई भी चीज जिसके पास उसका स्वयं का द्रव्यमान हो तथा वह कुछ न कुछ जगह घेरता हो। जैसे हमारा पानी हुआ, अगर हम ग्लास में पानी डाल दें तो ग्लास फुल हो जाती है, इट मींस वह क्या ले रहा है? स्पेस ले रहा है। अगर मैं कोई सॉलिड मटेरियल, नमक है या फिर कोई प्लास्टिक है, उसको किसी बॉक्स पे रखूं तो वह क्या कर रहा है? जगह घेर रहा है, प्लेस सिक्योर कर रहा है, और साथ ही साथ उसके पास क्या है? मास है। तो बच्चों, मैटर हुआ क्या? बेसिकली मैटर एक ऐसा सब्सटेंस को बोला जाता है, सब्सटेंस ही मैटर है। मैटर वह होता है, वह जो भी चीज जिसके पास स्वयं का द्रव्यमान हो और साथ ही साथ वह कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो अगर डिफिनीशन की बात हो तो हम लिख सकते हैं एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस इज नोन एज मैटर। तो मैटर क्या है? ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास है और वह कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो हमारा क्या है? मैटर है। तो आइएगा, मैटर तो हमने समझ लिया। मैटर क्या है? ऐसा कोई भी चीज जिसके पास द्रव्यमान हो और वह कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वो मैटर हुआ। तो हमने क्या बोला था कि इस ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं वो सभी क्या है? मैटर हैं। जो भी हम अपने आंख से देख पा रहे हैं वो सारी चीजें क्या है? मैटर हैं। इसका मतलब जो भी हमारे चारों ओर इधर उधर है वो सब क्या है? मैटर है। तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट यह निकल के आता है, जो हमारा यूनिवर्स है वह कंप्लीटली किससे मेडअप है? वह मैटर से मेडअप है बेटा। तो आइएगा, अब अपन देखते हैं कि मैटर कौन से फेज में एग्जिस्ट करता है, किस किस फॉर्म में होता है। तो देखिएगा, बेसिकली मैटर 5 टाइप के फेजेस में एग्जिस्ट करता है, 5 टाइप की अवस्थाओं में एग्जिस्ट करता है। पहला अपना है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, थर्ड वन इज गैसियस स्टेट एंड फोर्थ इज
प्लाज्मा स्टेट, और जो लास्ट अपना आता है पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ओके बच्चों, तो आइए हम इन पांचों स्टेटों के बारे में समझते हैं, कौन कौन सी स्टेट का हमारी लाइफ में ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा हमारे अपने एग्जामिनेशन पे इम्पैक्ट है, उन सभी चीजों को अपन देखते हैं। तो देखिएगा, मैटर बेसिकली 5 स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। अगर हम मैटर की स्टेट की अनुसार लिखा जाए तो पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड वन इज गैसियस स्टेट, एंड फोर्थ इज प्लाज्मा स्टेट। और जो हमारा लास्ट आता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग बताते भी हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ठीक है बच्चों, लिक्विड, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। तो देखिए कि हमारे सिलेबस में केवल ये टॉपिक है, क्योंकि इस मैटर के अंतर्गत हम सॉलिड को स्टडी करेंगे, लेकिन हम जहां कहीं भी पढ़ते हैं ये तीनों चीज को मात्र पढ़ते हैं, इन दोनों को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन पे इंपॉर्टेंट नहीं रखते। लेकिन अगर हमें जानना हो तो हम इन चारों चीजों को जान सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसको वही बच्चा समझ सकता है जो ग्रेजुएशन में 3rd ईयर के स्टैटिक्स फिजिक्स को पढ़ा होगा, वही इसको समझ सकता है। बाकी मैं अभी आपको यहाँ बता दूं तो आप सभी इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपको स्टैटिस्टिक के बारे में नॉलेज नहीं है। तो इन चारों के बारे में अपन एक एक करके कंपैरिजन करके डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, बात की जाए सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा की, तो अगर हम इसके मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बेसिस पे अगर इन दोनों का, तीनों का कंपैरिजन करें तो देखिएगा, जो सॉलिड के एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जो एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वह एक दूसरे से एकदम चिपके हुए होते हैं। इट मींस उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है या फिर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो क्या होता है, 0। वह एक दूसरे से एकदम क्लोजली अट्रैक्ट होते हैं, चिपके हुए होते हैं। और अगर यहीं पे बात किया जाए लिक्विड की, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वह एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस रहता है, उनके जो पार्टिकल हैं उनके बीच कुछ न कुछ डिस्टेंस रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता, लेकिन इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहता है इनके एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच। और वहीं गैस की बात की जाए तो जो गैस के एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बीच बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होता है। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। क्यों? अगर एक पार्टिकल इधर है तो दूसरा पार्टिकल दूसरे साइड कंटेनर के होता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वह एक दूसरे से एकदम क्लोजली बाउंडेड है, एकदम चिपके हुए हैं। इनके बीच कुछ डिस्टेंस है, इनके बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। यहाँ से हम समझें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेस पे, तो यहाँ से देखा जाए जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉलिड के एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके बीच स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे वह एक दूसरे से एकदम क्लोजली बाउंडेड होते हैं। और लिक्विड की बात की जाए तो इस सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वह वीकली बॉन्डेड होते हैं। और गैस की बात की जाए तो गैस, आइडियल गैस की बात की जाए तो एकदम फ्री होते हैं मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता, कोई भी रैंडम किधर भी मोशन कर सकते हैं। तो यहाँ से दो चीजें सीखने को मिली। पहला कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होता, वह एकदम स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। लेकिन लिक्विड की बात की जाए तो सम डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच और उनके बीच वीक अट्रैक्शन फोर्स लगता है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। एंड गैसियस स्टेट की बात की जाए तो इनके बीच बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के और इनके बीच कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स वर्क नहीं करता। और अब देखिएगा कोई भी मैटर कौन से स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, या हम कैसे कह सकते हैं कि सर ये क्यों चिपके हुए हैं, ये क्यों थोड़ा दूर है, ये बहुत ज्यादा दूर है। देखिएगा किसी भी मैटर की स्टेट को डिसाइड करने वाले दो टर्म्स होते हैं। पहला थर्मल एनर्जी और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो देखिएगा कोई भी सब्सटेंस लिक्विड में है या फिर सॉलिड में है या फिर गैस में है, क्यों है, इसको डिसाइड करता है क्या, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी। तो बात की जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी है क्या,
तो देखिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बताया कि ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से क्लोजली बाउंड कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, वो हमारा हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो इन मॉलिक्यूल्स को मिलते ही हाई एनर्जी की ओर ये बढ़ने लगते हैं, और जो इन दोनों के बीच बाउंडिंग हुई रहती है, वह बाउंडिंग के कारण उनका बॉन्ड क्या होता है? वीक होता जाता है। वह एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स के कंपैरिजन में दूर जाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जिस भी सब्सटेंस की जितने ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी, वह एक दूसरे से उतने दूर जाने की कोशिश करेंगे उनके पार्टिकल्स। तो अगर बात की जाए थर्मल एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपेयर में सॉलिड लिक्विड गैस की, तो यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वर्क करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वह बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? थर्मल एनर्जी। अपन इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो कर रहे हैं और टी से थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी जो सॉलिड स्टेट की है वह क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम होती है। इट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं उनका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी, जिस वजह से वह स्टेबल होते हैं और अपने पॉइंट पे एकदम फिक्स्ड होते हैं, और उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। वहीं बात की जाए गैस वो लिक्विड स्टेट की, तो वहां पर क्या होता है? अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी। अब बोलोगे सर ये क्या बात हुई कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसमें कम? तो ऐसी बात नहीं है। जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके भी बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फील होता है, लेकिन उनकी थर्मल एनर्जी एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वह एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज वर्क कर रहा है, थर्मल एनर्जी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू होती है वो थर्मल एनर्जी से कुछ कम होती है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? थोड़े थोड़े दूर रहते हैं, एकदम चिपके हुए नहीं होते, जिसकी वजह से इसका हमारा शेप फिक्स्ड नहीं होता। और थर्ड देखा जाए गैस की बात, तो इसमें जो हमारी थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंपेयर में। तो इस स्टेट में थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी अपना फंक्शन दिखा ही नहीं पाता। इसी वजह से जो हमारा मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से। अगर एक इधर है तो दूसरा दूसरे, रैंडम मोशन करते हैं, इन पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता फील ही नहीं होता। और चौथा स्टेट की बात की जाए, इस स्टेट को हमें समझना है और इसका देखना है अपना प्रैक्टिकल लाइफ में ये कहाँ फॉर्म होता है, प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट की बात की जाए तो मैंने बता दिया कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल थे बहुत ही लेस डिस्टेंस पे थे, और लिक्विड की बात की जाए तो वह थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हैं, और हम जब गैस पे बात करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अब जितना दूर हो सकते थे, एक इधर साइड है तो एक इधर साइड, अब इससे ज्यादा दूर अपना गैस के मॉलिक्यूल जो है इससे ज्यादा पार्टिकल दूर अब नहीं हो सकते। लेकिन इन्हीं गैस के मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर दें? हायर टेम्परेचर और पे इलेक्ट्रिक स्पार्क करा दें। अब ये हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक स्पार्क क्या है? तो देखिएगा जब गैस के मॉलिक्यूल्स को हम बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर लगभग 727 केल्विन या फिर 800 केल्विन पे हम क्या करें? इनको हीट करें। जितना जैसे कि अपना होता है वहां पर सन पे, सूर्य पे क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो वहां पर प्लाज्मा स्टेट अपने आप फॉर्म हो जाते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम हाई हीट और इलेक्ट्रिक स्पार्क या करवा दें, हाई वोल्टेज दे दें, या फिर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर दे दें गैस के मॉलिक्यूल को, तो उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं, इनके मॉलिक्यूल पे आपको पता है एक एटम के पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और साथ ही साथ उस एटम के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। कोई भी एटम हो उसके पास अपना न्यूक्लियस होगा और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। वो कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो डिपेंड करता है कौन सा अपना सब्सटेंस है, कौन सा एटम है, किस एलिमेंट का। ठीक है बच्चों, तो अगर बात की जाए कि जब हम गैस के मॉलिक्यूल को हाई टेम्परेचर देते हैं, तो आप देखिएगा कि जब गैस के मॉलिक्यूल को अपन टेम्परेचर देंगे, अब मैक्सिमम पॉसिबल दूरी पे हो सकते हैं, हो गए गैस पे।
अब जब इनको हम और टेम्परेचर देंगे तो इनके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वह क्या हो जाएंगे, अपने एटम से इजेक्ट हो जाएंगे, अपने एटम से बाहर आ जाएंगे। जितने भी एटम हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एटम से बाहर निकल के आ जाएंगे, क्योंकि हम उनको एनर्जी दिए और एनर्जी वह पचा नहीं पा रहे हैं, वह हायर स्टेट पे जाना चाहते हैं। तो इतनी एनर्जी ज्यादा होने के कारण वह अपने एटम को ही छोड़ देते हैं और क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, फ्री स्टेट स्पेस पे आ जाते हैं। और यहाँ पर जब प्लाज्मा स्टेट फॉर्म होता है तो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो गैस है वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडेंस वो क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर नहीं होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। लेकिन अगर बात की जाए प्लाज्मा स्टेट की तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे करंट फ्लो हो सकता है। क्यों हो सकता है, करंट फ्लो करने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके सरफेस पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो प्लाज्मा स्टेट फॉर्म हुआ है उस पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूव करने के लिए, इनको क्या चाहिए, मूव कराने वाला चाहिए। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्लाज्मा स्टेट के पास क्या है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, सर ये प्लाज्मा स्टेट कहाँ कहाँ बनता है, थोड़ा इसको समझाइए। और इलेक्ट्रिसिटी का यह कंडक्टर है तो क्यों है, कहाँ पर है, इसका थोड़ा एग्जांपल बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बादल खूब जोर से कड़कते हैं, बिजली कड़कती है, तो वहां पे क्या होता है, क्लाउड्स जब आपस में टकराते हैं तो टकराते वक्त क्या होता है, बड़े बड़े बर्फ के टीले होते हैं। आप लोग को लगता है बादल स्मूथ है, लेकिन बादल क्या है, बर्फ के पहाड़ हैं, बड़े बड़े से पर्वत हैं, माउंटेन्स हैं, जो आपस में आके जब टकराते हैं तो भयंकर गर्मी उत्पन्न होती है। जैसे कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को आप रब करते हैं या फिर टकराते हैं, दो लोहे की राड को आप या दो लोहे के ऑब्जेक्ट को टकराते हैं तो वो गर्म हो जाता है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो जब क्लाउड्स आपस में टक्कर लगाते हैं, कोलिजन करते हैं, तो उस टाइम पे हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, जिससे उस पार्टिकुलर सिस्टम का क्या हो जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और टकराने की वजह से वोल्टेज डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से अपना प्लाज्मा स्टेट बन जाता है। अब जब वहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, तो उस टाइम पे अब जो इलेक्ट्रिसिटी वहां प्रोड्यूस हुई उसको तो भाई नीचे जाना है अर्थ पे। भाई इलेक्ट्रिसिटी को आप छोड़ेंगे तो वह ग्राउंड ढूंढती है, ग्राउंड है कहाँ। तो अब ऊपर से ऐसे तो आ नहीं सकती थी, क्योंकि जो नॉर्मल हमारे गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर पे वो कंडक्टर नहीं है, क्योंकि गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। लेकिन जब वहां पे हाई टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा स्टेट फॉर्म हो जाता है, तब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस स्टार्ट हो जाता है और जो वहां पर इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ होता है वह सीधे जमीन की ओर आने लगता है, ग्राउंड में समाने लगता है। तो लोग बोलते हैं कि जब बिजली कड़के पेड़ के नीचे मत बैठो, टावर के नीचे मत बैठो। काहे बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ऊपर से बिजली आ रही है, जो ऊपर से हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बहुत ही हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वह क्या ढूंढ रही है, ग्राउंड में जाने का पाथ। अब जो ऊपर जैसे पेड़ है, पेड़ की हाइट ज्यादा है, तो वह आपको पता होगा करंट फ्लो करने के लिए हमेशा मिनिमम पाथ को चूज करती है। अगर आप क्या करें, एक वायर ले जाएं और बीच से एक वायर इधर पास करके ग्राउंड कर दें या घुमा के ग्राउंड करें, तो बिजली जो होती है, करंट जो होती है, हमेशा क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले पाथ को ट्रेवल करेगी। तो पेड़ ऊपर होने की वजह से बिजली कहीं और जा रही होती है, घूम जाती है किधर, पेड़ के साइड, और पेड़ पे गिर के ग्राउंड हो जाती है। क्योंकि जो हमारा पेड़ भीगा हुआ होता है और सूखी लकड़ी आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर का वर्क करती है, तो उसी से अपना बिजली नीचे गिर जाती है। खैर छोड़िए, हमने समझाने के लिए आपको यह प्लाज्मा स्टेट के बारे में बता दिया। तो अपन ने क्या देखा, सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स एकदम चिपके हुए होते हैं, लिक्विड में एज कंपेयर सॉलिड कुछ दूर होते हैं, और गैस की बात की जाए तो बहुत दूर होते हैं, वो एक दूसरे से रैंडम मोशन करते हैं। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इनके बीच वीक होता है, इनके बीच बिल्कुल काम ही नहीं करता। इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह थर्मल एनर्जी से बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये सॉलिड जो होते हैं उनका शेप फिक्स होता है, उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर नहीं होते, केवल एक मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं।
और इनका जो थर्मल एनर्जी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनका शेप फिक्स नहीं होता, बाकी वॉल्यूम फिक्स होता है, अभी आपको आगे बताऊंगा। और गैस की बात की जाए तो थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क ही नहीं कर पाता, इसीलिए क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। प्लाज्मा स्टेट मैंने आपको अलग से बता दिया है कि जो प्लाज्मा स्टेट होता है, इस गैस को अगर हम हाई हीट से वार्म करें, हाई हीट प्रोवाइड करें, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के क्या हो जाते हैं, उसके एटम के बाहर आ जाते हैं। तो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से यह प्लाज्मा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर की वर्क करता है। अब अपन बात करते हैं किन किन सब्सटेंसों के फेजेस में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या फिक्स होता है, क्या फिक्स नहीं होता। तो अगर बात की जाए सॉलिड के बारे में, अपन इसको रफ कर देते हैं, आप सभी वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लें, ताकि ये भविष्य में आपको कभी भी याद करने की जरूरत ना पड़े। ओके बच्चों, चलिए अब अपन एक एक करके सभी तीनों, अब देखिए मेन हमारा ये तीन ही है, सॉलिड लिक्विड गैस। बाकी प्लाज्मा के बारे में अपने सिलेबस में कोई डिस्कशन ही नहीं है, लेकिन हमने जानने के लिए आपको बता दिया। और एक पांचवा जो है उसका नहीं बताएं, क्योंकि आप लोग के समझ में आएगा ही नहीं। अभी आप लोग जब हायर मतलब ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर पे पहुंचेंगे उस टाइम पे आपको समझ में आएगा। तो इन तीनों को हम एक एक करके लिख के कंपेरिजन करते हैं, इन तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और इनमें सिमिलरिटीज क्या है। लिक्विड, सॉलिड और गैस एक चार्ट बना के अपन देखेंगे इन तीनों में कंपैरिजन। तो पहला बात की जाए, अगर इनके कंपैरिजन की बात की जाए, पहला शेप के बारे में, इनका आकार के बारे में अगर बात की जाए, इन तीनों फेजेस के, तीनों सब्सटेंसेस के आकार के बारे में अगर बात की जाए, तो देखिएगा जो हमारा सॉलिड होता है इसका शेप फिक्स्ड होता है। क्या होता है, शेप फिक्स्ड होते हैं। लिक्विड के शेप की बात की जाए तो क्या होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते हैं, नॉट फिक्स्ड। ये चार्ट आपको आगे चल के बहुत ज्यादा वर्क करेगा आपके लिए। जो सॉलिड होते हैं उसके जो आकार होता है वह फिक्स होता है। जैसे अगर आपका ईंट है, जिस आकार में वही आकार पे होगा, वो आप रूम टेम्परेचर पे उसका आकार फिक्स बोल सकते हैं। आप ईंट को ला के रख दीजिए, वो वैसा का वैसा ही रहेगा रूम टेम्परेचर पे। तो जो हमारा सॉलिड है उसका शेप फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स नहीं होता, गैस का भी फिक्स नहीं होता। देखिए सॉलिड का फिक्स्ड होता है, लिक्विड के साथ क्या होता है, इसको आप जिस भी कंटेनर पे रख देते हैं वह लिक्विड उसी कंटेनर का क्या कर लेता है, शेप को गेन कर लेता है। जैसे आप बॉटल पे रखेंगे अगर पानी को, तो पानी क्या कर लेगा, बॉटल का शेप ले लेगा। आप उसको मग में रखेंगे तो मग का शेप ले लेगा। आप उसको रिवर पे रख रहे हैं तो रिवर का शेप ले ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आकार कोई फिक्स नहीं है, आप जिस भी कंटेनर पे इसको रखेंगे या लिक्विड उसी का शेप ले लेगा। अब बात की जाए वॉल्यूम के बारे में, इन तीनों के वॉल्यूम क्या फिक्स होते हैं या नहीं। तो देखिए इसका शेप फिक्स है तो वॉल्यूम भी फिक्स ही होगा, जाहिर सी बात। और लिक्विड की बात की जाए तो इसका भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अगर आप 1 लीटर पानी को लिए हैं तो आप चाहे उसको बाल्टी पे रखें, चाहे ग्लास पे रखें, चाहे बॉटल पे रखें, वह पानी 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, ना कि वह कहीं दूसरे उस पे रखने पे क्या हो जाएगा कि उसका वॉल्यूम चेंज होगा, वह उतना ही रहेगा। रूम टेम्परेचर पे इनका वॉल्यूम दोनों का फिक्स्ड होता है। क्या होता है,
फिक्स्ड होता है। और बात की जाए अगर गैस की, तो अगर अपन गैस की बात करें तो गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। आप कहेंगे सर क्यों नहीं होता, मैं तो सिलेंडर में गैस भराता हूँ, जितना रहता है उतना हो जाता है हमारा, 1 लीटर गैस डलाऊं 2 लीटर। तो देखिए जो गैस के मॉलिक्यूल है, मैंने आपको बताया था, एक दूसरे से काफी दूर दूर भागते हैं, उनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टाइप का फील ही नहीं होता, वह रैंडम मोशन करते हैं। जितने बड़े आप कंटेनर पे रखेंगे, जितने बड़े सिलेंडर पे आप गैस को रखेंगे, वह उतने ही बड़े सिलेंडर का आकार ले लेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल आप लोग परफ्यूम यूज करते हैं, परफ्यूम को आप डालेंगे अपने शर्ट पे, थोड़े से वॉल्यूम पे डालेंगे, थोड़ा सा आप परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, लेकिन वह पूरे कमरे क्या बालकनी हर जगह क्या होता है, फैल जाता है। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो परफ्यूम होता है वो थोड़ी सी जगह पे डालने पे वो पूरे कमरे में कैसे फैल जाता है। अपना जो इनकैंडेसेंस होता है वो क्या है, ये आपको बताना है कि जो परफ्यूम फिजिक्स के कौन से प्रोसेस से डिस्क्राइब करता है कि जब हम परफ्यूम को अपने शर्ट पे डालते हैं तो पूरे कमरे पे फैल जाता है, आसपास के पूरे वातावरण पे क्या हो जाता है, उसका सुगंध फैल जाता है। क्यों होता है, कौन से प्रोसेस से होता है, ये आपको कमेंट पे बताना है कि कौन से प्रोसेस से अपना परफ्यूम चारों ओर एक्सपैंड करता है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता। तो यहां से अपना नॉट फिक्स्ड, दो चीजें निकल के आ गई, शेप और वॉल्यूम के बारे में। अब तीसरी बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी, वह थर्मल एनर्जी से ज्यादा होता है। लिक्विड की बात की जाए तो जो अपनी थर्मल एनर्जी होती है वह ज्यादा होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। और गैस के बारे में मैंने बताया था कि जो थर्मल एनर्जी होती है वह बहुत ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल काफी दूर 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 बढ़ते हैं। ठीक है भैया, इतने चीजें हो गई। अब बात की जाए कि इनके मासेस के बारे में, क्या रूम टेम्परेचर की इसका मास भी वेरी करता है। तो ये बात तो फिक्स है कि जो चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, इन तीनों का मास रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, या चेंज नहीं होता। तो इतनी चीजें हमने देख ली, क्या क्या फिक्स्ड होता है, क्या क्या फिक्स्ड नहीं होता। और बात की जाए कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लिक्विड में क्या होता है, नियरली 0 के इक्वल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, 0 होता है। और लिक्विड की बात की जाए तो 0 से ज्यादा होता है। अगर लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वह 0 से ज्यादा, इट मींस उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच डिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। और गैस की बात की जाए तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है वह 0 से बहुत ज्यादा होता है, इट मींस उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज हैं इन तीनों फेजेस की जो अपन ने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। जहां कहीं भी आपको डाउट हो, कोई भी परेशानी हो समझने में, आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हम हमेशा प्रिपेयर रहते हैं आप सभी के कमेंट के लिए कि आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम नए नए वीडियोस एक सीक्वेंस वाइज आपके लिए लाते रहें और आपके कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करते रहें। तो बच्चों जहां पर भी आपको डाउट हो, आप बिना कोई संकोच, बिना कोई किसी झिझक के आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है, मुझे यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, सर कुछ चीजें और रह गई है, आप मुझे बता सकते थे। तो मैं वीडियो अभी ये अंत नहीं हुआ है, अभी इसका लॉन्ग टर्म चलेगा। एक सीक्वेंस के साथ हम छोटे छोटे वीडियोज लाते रहेंगे और आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराएंगे। और जहां कहीं भी आपको डाउट हो, आप तुरंत कमेंट करके आप अपने परेशानी को शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा,
क्या जो नॉलेज यहाँ पर आपको मिला है ये आपके लिए सफिशिएंट है पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या फिर नहीं है। जो भी हो आप प्यारे प्यारे कमेंट करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस मुहिम में जोड़ने की कोशिश करें और विश्वास रखिए आज से आरंभ हुआ है तो इसका अंत आपके एग्जामिनेशन के बाद ही होगा। और इस चीज का विश्वास दिलाता हूं आप सभी एकदम अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएंगे और पेपर में अच्छे स्कोर ला पाएंगे। देखिए जो हमारा टीचिंग मेथड है यह केवल बोर्ड या फिर नीट के लिए नहीं है। अपन इस मटेरियल के साथ बोर्ड में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और साथ ही साथ नीट के लिए तो है ही। बाकी आपकी अपनी राय जो भी हो आप कमेंट में शेयर करें। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में और इसी उम्मीद जोश के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाते